Hi student, myself Amol Pattiwar. We are starting the new unit, that is transporting plant from NCERT. एक्चुअली कल हमने जो देखा था वो ट्रांसपोर्टिंग प्लांट ही था, बट वो बोर्ड से था. ठीक है, उसका नाम बोर्ड में क्या है, प्लांट वाटर रिलेशन. तो प्लांट वाटर रिलेशन और ट्रांसपोर्टिंग प्लांट दोनों सेम ही हैं, बट यहाँ पे हुआ क्या है कि बोर्ड में जो इंट्रोडक्शन दिया है वो यहाँ पे एनसीईआरटी में नहीं है, और एनसीईआरटी में जो इंट्रोडक्शन दिया है वो बोर्ड में नहीं है. तो थोड़ा सा स्टार्टिंग का पार्ट अलग है, बाकी मोस्ट ऑफ द पार्ट सेम ही है. तो हम बोर्ड से भी देखेंगे, एनसीईआरटी से भी देखेंगे. मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जितने भी बोर्ड वाले स्टूडेंट हैं, 12th बोर्ड मूविंग स्टूडेंट है, वो 12th बोर्ड मूविंग स्टूडेंट ये पूरा यूनिट करेंगे. ठीक है. और एक रिक्वेस्ट है कि ये यूनिट अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो 12th बोर्ड वालों ने इसके पहले जो मैंने यूनिट कंप्लीट किया, दैट इज़ एनाटॉमी ऑफ प्लांट, तो उसकी वीडियो लेक्चर्स देखेंगे और उसमें से जाइलम एंड फ्लोएम समझ लेंगे. समझ रहा है, मैं बोर्ड वालों के लिए बोल रहा हूँ. वो क्या करेंगे, जाइलम एंड फ्लोएम अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे. कैसे, एनाटॉमी ऑफ प्लांट की वीडियो लेक्चर से. कुछ डाउट रहता तो मुझे पूछेंगे. ठीक है, तो अभी एनसीईआरटी से हम स्टार्ट करें. सभी लोगों को अटेंड करना है, बोर्ड एज वेल एज नीट स्टूडेंट. ठीक है, चलो देखो अभी यहाँ पे इंट्रोडक्शन में क्या बोला है. हैव यू एवर वंडर हाउ वाटर रीचेज द टॉप ऑफ टॉल ट्रीज, और दैट मैटर हाउ वाई द सब्सटेंस मूव फ्रॉम वन सेल टू अदर. मतलब किस तरीके से वाटर जो है टॉप ऑफ द टॉल ट्रीज पहुँचता है, एकदम लीफ तक पहुँचता है. टॉल ट्रीज के कैसे पहुँचता है, फ्रॉम द रूट जो वाटर एब्जॉर्ब होता है, वो हमको इस यूनिट पे देखना है. देन फॉर दैट मैटर हाउ एंड वाई द सब्सटेंसेस मूव, मतलब दूसरा सवाल ये बोला है सेल टू सेल सब्सटेंसेस कैसे और क्यों मूव हो रहा है. नाउ वेदर ऑल द सब्सटेंसेस मूव, मतलब सारे के सारे सब्सटेंस मूव होते हैं क्या, इन अ सिमिलर वे, इन अ सेम डायरेक्शन. तो ये भी क्वेश्चनेबल है. तो ये इसके सारे डिटेल्स हम इस यूनिट पे देखने वाले हैं कि सारे सब्सटेंसेस मूव होते हैं क्या सिमिलर वे में या सेम डायरेक्शन में. वेदर द मेटाबॉलिक एनर्जी इज रिक्वायर फॉर मूविंग द सब्सटेंस, मतलब ये सब्सटेंसेस प्लांट में मूव करने के लिए, जैसे वाटर है, फूड है, ये मूव करने के लिए मेटाबॉलिक एनर्जी लगेंगी. तो ये सारी चीज़ों के आंसर आपको इस यूनिट में मिलने वाले हैं आगे. नाउ प्लांट नीड टू मूव मॉलिक्यूल ओवर अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस मच मोर देन द एनिमल डू. मतलब एनिमल में जितने लॉन्ग डिस्टेंस पे चीज़ों को मूव नहीं करना होता है, उतने लॉन्ग डिस्टेंस पे प्लांट को चीज़ों को मूव करना होता है. ठीक है. एंड सबसे मेन कि क्या बोला, देखो प्लांट्स डू नॉट हैव सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना, एज दैट ऑफ एनिमल. सो सवाल यह था कि फिर वाटर वगैरह प्लांट में मूव कैसे होता है ना. रूट से एब्जॉर्ब हुआ वाटर प्लांट में, इतना हाइटेड जो प्लांट रहता है अप टू सेवरल मीटर्स, तो उतने लॉन्ग हाइट पे वाटर ट्रांसपोर्ट कैसे होता है ना. कोकोनट ट्री देखो आप, कोकोनट कितने हाइट पे लगता है, और आप देखते हो कोकोनट में के अंदर कितना सारा वाटर रहता है. आपने कोकोनट वाटर ड्रिंक किया होगा, तो इमेजिन हाउ दैट वाटर गेट स्टोर्ड अप टू सर्टेन लॉन्ग डिस्टेंस. तो ये सभी की डिटेल हम इस यूनिट पे देखने वाले हैं. नाउ वाटर टेकन अप बाय रूट हैज़ टू रीच ऑल द पार्ट ऑफ प्लांट अप टू वेरी टिप ऑफ द ग्रोइंग स्टेम. वेरी टिप मतलब सबसे हाईएस्ट जो टिप है उस ग्रोइंग स्टेम का, वहाँ तक वो वाटर पहुँचना है. देन फोटोसिंथेट और फूड. फोटोसिंथेट मतलब फूड. ठीक है, फोटोसिंथेसिस से जो फूड बनेगा उसको क्या बोला यहाँ पे, फोटोसिंथेट. तो बाय लीव्स, तो लीव्स ने जो फूड बनाया है हैज़ ऑल्सो बीन मूव टू ऑल द पार्ट इंक्लूडिंग रूट टिप. मतलब लीव जो फूड बना रहा है वो भी प्लांट के सारे पार्ट से मूव करना है, इवन इन रूट टिप भी क्या करना है, मूव करना है. ठीक है. एम्बेडेड डीप इनसाइड द सॉइल, मतलब वो फूड सभी पार्ट पे, रूट टिप पे, सब जगह मूव होना है. तो ये सब कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सब हम देखेंगे इस यूनिट में. नाउ मूवमेंट अक्रॉस अ शॉर्ट डिस्टेंस विद इन द सेल. ठीक है, सेल के सेल में भी कुछ मूवमेंट रहता है, अक्रॉस द मेम्ब्रेन भी कुछ मूवमेंट रहता है सब्सटेंसेस का, एंड फ्रॉम सेल टू सेल भी मूवमेंट रहेगा. इवन विद इन द टिश्यू ऑल्सो हैज़ मूवमेंट टेक्स प्लेस ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस. नाउ टू अंडरस्टैंड some of the transport processes that takes place in a plant, one would like to recollect the basic knowledge about structure of cell. तो हमने ऑलरेडी स्ट्रक्चर ऑफ सेल यूनिट देख चुके हैं हम लोग. ठीक है. देन
एनाटॉमी ऑफ प्लांट बॉडी भी हमने देखा, जैसे इसके पहले हमने एनाटॉमी ऑफ प्लांट बॉडी देखा, तो ये सारे यूनिट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए एनाटॉमी ऑफ प्लांट के बाद में हमने यूनिट स्टार्ट किया है, क्योंकि एनाटॉमी ऑफ प्लांट में जो भी चीज़ें आप समझने वाले हो वो इसमें काफ़ी काम में आएंगी। ठीक है, देन वी ऑल्सो रिविजिट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन मैंने आपको पहले ही समझा है ना, सब्सटेंसेस का अगर मूवमेंट होता है फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन। जनरली गैसेस एंड लिक्विड गेट डिफ्यूज। देन बिसाइड गेनिंग सम नॉलेज ऑफ केमिकल पोटेंशियल एंड आयन, तो केमिकल पोटेंशियल मतलब केमिकल एनर्जी, जिस तरफ पर्टिकुलर सब्सटेंस का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहेगा वहाँ पर केमिकल पोटेंशियल ज़्यादा रहेगा, या उस आयन का पोटेंशियल ज़्यादा रहेगा, उसकी तरफ वाटर अट्रैक्ट होगा। तो ये सारी चीज़ें अभी हमको इसमें देखनी है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में जैसे आपको बोला है कि किस तरीके से चीज़ें मूव होती है, क्यों मूव होती है, सारी चीज़ें सिमिलर वे में मूव हो रही है, सेम डायरेक्शन में हो रही है कि नहीं, वो हम देखेंगे ना। देखो अभी नेक्स्ट पैराग्राफ, when we talk about the movement of substance we need first to define what kind of movement we are talking about and also what substance we are looking at। और जब मोमेंट की बात कर रहे हैं तो हमको ये देखना है कि कौन से मोमेंट के बारे में, कौन से सब्सटेंस के मोमेंट के बारे में हम बोल रहे हैं और कौन से काइंड के मोमेंट में बारे में हम बोल रहे हैं, वो हमको क्लियर करना है। तो इन फ्लावरिंग प्लांट सब्सटेंसेस दैट वुड नीड टू ट्रांसपोर्ट, अब अगर हम एक प्लांट की बात करते हैं फ्लावरिंग प्लांट की, तो कौन से सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट होंगे या मूव होंगे, तो वाटर, मिनरल, न्यूट्रिएंट एंड ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट एंड सर्टेन ग्रोथ रेगुलेटर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जैसे कि हार्मोन। रेगुलेटर मतलब क्या, हार्मोन्स। तो किस चीज़ों का मूवमेंट होने वाला है प्लांट में, वाटर, मिनरल, फूड एंड ग्रोथ रेगुलेटर दैट इज हार्मोन। तो ओवर अ स्मॉल डिस्टेंस सब्सटेंसेस आर मूव बाय डिफ्यूजन और बस साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, मतलब छोटे छोटे डिस्टेंस पे अगर मूवमेंट होना है तो ये होगा बाय सिंपल डिफ्यूजन फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन चीज़ें मूव होंगी, और बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। क्या होता है कि प्लांट सेल में साइटोप्लाज्म जो हमेशा घूमते रहता है, एंड सप्लीमेंटेड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, मतलब उसको कभी कभी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की भी हेल्प लगेगी। दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट यानी ये चीज़ों को लो टू हाई मूव करता है, एंड फॉर दैट मोमेंट दैट सेल रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन बाय यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP, उसको हम बोलेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अगेन एक लास्ट बार बता रहा हूँ मैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन विथ यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। तो कहीं ना कहीं एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी उसके लिए सप्लीमेंट मतलब हेल्प करेगा। नाउ ट्रांसपोर्ट ओवर अ लॉन्गर डिस्टेंस थ्रू वस्कुलर सिस्टम दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन। तो लॉन्गर डिस्टेंस पे ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू वस्कुलर सिस्टम, पर्टिकुलर जाइलम एंड फ्लोएम के थ्रू अगर हो रहा है ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस दैट इट इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन। तो आप ध्यान में रखना, ट्रांसलोकेशन यानी क्या, ट्रांसपोर्ट ओवर अ लॉन्गर डिस्टेंस थ्रू वस्कुलर सिस्टम इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन। इस पर MCQ आ सकता है आपको, व्हाट इज ट्रांसलोकेशन। नाउ एज इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट नीड टू बी कंसिडर इज द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब दूसरा, ठीक है, चीज़ें कौन से ट्रांसपोर्ट होती है हमने देख लिया कि वाटर हो रहा है, मिनरल, फूड, ऑर्गेनिक फूड एंड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटरी मूव हो रहा है, ये देखा। अभी हमको देखना है डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट और डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो इन अ रूटेड प्लांट, मतलब जिसके रूट सॉइल में फिक्स है, ट्रांसपोर्ट इन अ जाइलम दैट इज़ वाटर एंड मिनरल इज इसेंशियली यूनिडायरेक्शनल। मतलब यूँ समझ लो कि रूट से या रूट के जाइलम एंड फ्लोएम से जो वाटर एंड मिनरल मूव होने वाला है वो यूनिडायरेक्शनल मूव होने वाला है। यूनिडायरेक्शनल कैसे, तो रूट टू स्टेम, मतलब रूट से वो चीज़ें वाटर एंड मिनरल कहाँ मूव होगा, स्टेम के तरफ, दैट इज़ अ यूनिडायरेक्शनल। देन अगर हम बात करें ऑर्गेनिक एंड मिनरल न्यूट्रिएंट, ऑर्गेनिक और मिनरल न्यूट्रिएंट की अगर हम बात करते हैं तो ऑर्गेनिक एंड मिनरल न्यूट्रिएंट जो है वो मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होता है। मतलब जनरली ऐसे समझो कि जो ऑर्गेनिक फूड है बनता लीफ में है, तो लीफ से वो रूट या स्टोरेज ऑर्गन की तरफ मूव होगा। बट आफ्टर ऑटम आपने देखा होगा प्लांट के सारे लीफ शेड हो जाते हैं, ऑटम में पूरे लीफ शेड हो जाता है, ऐसे समझो कि पूरा प्लांट गंजा हो जाता है, कुछ लीफ बचता नहीं है उसके ऊपर। फिर ऑटम के बाद जब फेवरेबल कंडीशन आएंगी, ठीक है, तो स्प्रिंग जब आएगा
ये विंटर जब आएगा, विंटर और स्प्रिंग, तब फिर से लीफ फॉर्म होता है। तो ड्यूरिंग दैट सीजन आफ्टर ऑटम, विंटर और स्प्रिंग में क्या होगा कि रूट में या जो भी स्टोरेज ऑर्गन है उनमें जो फूड स्टोर्ड हुआ था वो वापस से स्टेम की तरफ मूव होगा, पर्टिकुलरली उस जगह पे जहाँ पे लीफ फॉर्म हो रहा है। मतलब लीफ फॉर्मेशन के लिए जो फूड बन रहा है या फूड मिल रहा है वो स्टोरेज ऑर्गन से मूव हो रहा है। तो यहाँ पे जो मोमेंट रहता है फूड का वो सोर्स टू सिंक, सोर्स मतलब लीव एंड सिंक यानी स्टोरेज ऑर्गन है, ग्रोइंग पॉइंट। तो फूड का मोमेंट सोर्स टू सिंक भी है और उल्टा भी है, सिंक टू सोर्स भी है। इसलिए बोला है कि ऑर्गेनिक फूड और मिनरल न्यूट्रिएंट इनका जो मोमेंट है वो मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट है। देन आगे देखो, अभी ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज इन फोटोसिंथेसिस दैट इज लीव्स आर एक्सपोर्टेड टू ऑल अदर पार्ट्स इंक्लूडिंग स्टोरेज ऑर्गन। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको जो भी चीज़ें बताई उसी के बारे में यहाँ पे थ्योरी दी है। मतलब जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड या फूड बनता है फोटोसिंथेटिक लीव्स में, वो सभी अदर पार्ट पे एक्सपोर्ट होगा इंक्लूडिंग स्टोरेज ऑर्गन। स्टोरेज ऑर्गन पता है आपको, ठीक है? जैसे सोलन रूट है ना, सोलन रूट, सोलन स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम, मॉडिफाइड स्टेम है, जैसे पोटैटो है, स्वीट पोटैटो है, सोलन रूट, इनमें ये क्या हो गया? स्टोरेज ऑर्गन। फ्रूट्स भी क्या है? स्टोरेज ऑर्गन। तो फ्रॉम स्टोरेज ऑर्गन दे लेटर री एक्सपोर्टेड, मतलब बाद में स्टोरेज ऑर्गन से वो चीज़ें फिर से क्या होंगी? री एक्सपोर्ट होंगी। नाउ मिनरल न्यूट्रिएंट आर टेकन अप बाय रूट एंड ट्रांसपोर्टेड अपवर्ड। जो भी मिनरल न्यूट्रिएंट है ये रूट से एब्जॉर्ब होंगे और अपवर्ड ट्रांसपोर्ट होंगे, ठीक है? कहाँ में? स्टेम में, लीव्स में एंड ग्रोइंग रीजन में। कहाँ ट्रांसपोर्ट हो रहे मिनरल न्यूट्रिएंट? क्लियर हुआ है सबको? रूट से एब्जॉर्ब जो होंगे मिनरल न्यूट्रिएंट्स, सॉइल से जो मिनरल न्यूट्रिएंट बाय रूट एब्जॉर्ब होते हैं वो कहाँ जाएंगे? स्टेम में, लीव्स में एंड ग्रोइंग रीजन्स में। नाउ व्हेन एनी प्लांट पार्ट अंडरगो सेनेसेंस, आप सेनेसेंस समझ लो कि डेथ ऑफ दैट पार्ट, ड्राइंग ऑफ दैट पार्ट, ड्राइंग ऑफ दैट लीफ। तो लीफ का जब ड्राइंग होता है सेनेसेंस होता है, जब लीफ डेड होने लगता है, ओल्ड होने लगता है, ठीक है? ओल्ड बोल सकते हैं आप या ड्राइंग बोल सकते हैं। तो सेनेसेंस मतलब लीफ का जो एजिंग है, कि अब लीफ जो है या बाकी जो प्लांट पार्ट है वो एजिंग हो रहा है उनका, मतलब वो अभी ड्राई होने वाले हैं। तो न्यूट्रिएंट में भी विड्रॉ फ्रॉम सच रीजन एंड मूव टू ग्रोइंग पार्ट, मतलब उस सेनेसेंस वाले पार्ट से। क्योंकि अब देखो लीफ जो है वो ड्राई होने वाला है, डेड होने वाला है और फिर फॉल होकर सॉइल में गिर जाएगा, तो उसके साथ उसके न्यूट्रिएंट भी वेस्ट चले जाएंगे। इसलिए होता है क्या है कि कुछ न्यूट्रिएंट जो है उस सेनेसेंस पार्ट की विड्रॉ होता है एंड मूव टू द ग्रोइंग पार्ट, मतलब उस पार्ट से वो न्यूट्रिएंट वहाँ से निकलेंगे सेनेसेंस पार्ट से और ग्रोइंग पार्ट की तरफ मूव होंगे। जैसे शूट टिप है, मेरिस्टेमेटिक रीजन है, ठीक है, बर्ड है एक आधा, तो उसकी तरफ वो न्यूट्रिएंट मूव हो जाएंगे। ग्रोइंग पार्ट समझे ना, शूट टिप, रूट टिप, मेरिस्टेमेटिक रीजन या एनी ग्रोइंग बर्ड। देन हार्मोन और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की हम बात कर रहे हैं या बाकी केमिकल सिग्नल की बात कर रहे हैं, आर ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट एंड समटाइम स्ट्रिक्टली पोलराइज और यूनिडायरेक्शनल। पोलराइज मतलब कि दे हैव डायरेक्शन फ्रॉम वन पोल टू अनदर पोल। तो पोलराइज मैनर में या यूनिडायरेक्शनल मैनर में वो हार्मोन मूव होता है फ्रॉम वेयर दे सिंथेसाइज टू द अदर पार्ट, मतलब जहाँ पे हार्मोन बनेंगे वहाँ से दूसरे पार्ट में एक डायरेक्शनल मैनर में, यूनिडायरेक्शनल मैनर में वो मूव होंगे। हेंस इन फ्लावरिंग प्लांट देयर इज अ कॉम्प्लेक्स ट्रैफिक ऑफ कंपाउंड बट प्रोबेबली वेरी ऑर्डरली, मतलब इतना कॉम्प्लेक्स ट्रैफिक है बट कहीं एक्सीडेंट नहीं होता है, सारी चीज़ें इजीली अपने अपने जगह से दूसरी जगह पे इजीली क्या हो रही है? मूव हो रही है विदाउट एनी प्रॉब्लम। सो मूविंग इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, ईच ऑर्गन रिसीविंग सम सब्सटेंसेस एंड गिविंग आउट सम अदर सब्सटेंसेस। तो प्लांट में हर एक ऑर्गन कोई ना कोई सब्सटेंस रिसीव कर रहा है और कोई ना कोई। तो नेक्स्ट जो अभी हमको देखना है दैट इज़ द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के बाद फैसिलिटेड डिफ्यूजन, देन पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ये सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हमको अभी देखने हैं। तो मूवमेंट बाय डिफ्यूजन इज़ अ पैसिव प्रोसेस। सबसे पहले आपको ये क्लियर करना है कि पैसिव प्रोसेस आने क्या, एक्टिव प्रोसेस आने क्या। तो पैसिव प्रोसेस वो होती है जिसमें चीज़ें हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन मूव होंगे एंड विदाउट यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो
तो डिफ्यूजन इज अ पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, एंड मे बी फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर पार्ट और फ्रॉम सेल टू सेल और ओवर अ शॉर्ट डिस्टेंस। क्या बोला है कि डिफ्यूजन ये पैसिव प्रोसेस है जिसमें चीज़ें मूव होंगी, मूवमेंट होगा फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू अदर पार्ट, मतलब एक ही सेल में चीज़ें सेल के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में मूव हो सकती है, या सेल टू सेल मूव हो सकती है, या ओवर अ शॉर्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि जो मूवमेंट है डिफ्यूजन में वो शॉर्ट डिस्टेंस तक की पॉसिबल है, लॉन्ग डिस्टेंस पे डिफ्यूजन के थ्रू ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता, ठीक है। देन आगे क्या बोला है, फ्रॉम इंटरसेलुलर स्पेसेस ऑफ लीफ टू आउटसाइड, मतलब लीफ में जैसे जो इंटरसेलुलर स्पेसेस है वहाँ से चीज़ें आउटसाइड जा सकती है, लीफ के बाहर जा सकती है, जैसे कि गैसेस है ना, जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है फोटोसिंथेसिस से, वो लीफ के स्टोमेटा के थ्रू बाहर जा रहा है, CO2 अंदर आ रहा है। इवन जो इंटरसेलुलर स्पेसेस उसमें वाटर रहता है लीफ के, तो लीफ के इंटरसेलुलर स्पेसेस में जो वाटर है वो डिफ्यूजन के थ्रू वेपर्स में कन्वर्ट होके स्टोमेटा से बाहर जा रहा है, बाहर के एटमॉस्फेयर में। तो ये बोला है यहाँ पे, समझे ना। दूसरा कि पैसिव प्रोसेस में देयर इज़ नो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस, मतलब पैसिव प्रोसेस करने के लिए यानी ये डिफ्यूजन करने के लिए कोई भी एनर्जी लगने वाली नहीं है। इन डिफ्यूजन मोमेंट इन अ रैंडम फैशन, नेट रिजल्ट बीइंग सब्सटेंस मूविंग फ्रॉम अ रीजन। अगर हम नेट रिजल्ट देखते हैं मोमेंट का, तो वो सब्सटेंस कैसे मूव होगा, फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन रीजन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। नाउ डिफ्यूजन इज अ स्लो प्रोसेस, ये भी आप ध्यान में रखोगे, एंड नॉट डिपेंड ऑन लिविंग सिस्टम। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लिविंग सिस्टम में डिफ्यूजन होगा, नॉन लिविंग सिस्टम में भी यानी नॉन लिविंग चीज़ों में भी डिफ्यूजन हो सकता है। नाउ डिफ्यूजन इज ऑब्वियस इन अ गैसेस एंड लिक्विड, डिफ्यूजन एक में होगा गैसेस और लिक्विड में होगा। आगे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, वो समझना इंपॉर्टेंट है। बट डिफ्यूजन इन सॉलिड रैदर देन ऑफ सॉलिड, मतलब डिफ्यूजन ये सॉलिड्स में होगा, सॉलिड का डिफ्यूजन नहीं होता है, समझ रहे हो। मतलब जैसे आपने एक स्पॉन्ज ले लिया, तो स्पॉन्ज ये सॉलिड है, तो स्पॉन्ज आपने वाटर में डुबोया, तो वाटर स्पॉन्ज में क्या हो रहा है, डिफ्यूज़ हो रहा है। तो वाटर स्पॉन्ज में डिफ्यूज़ हो रहा है, स्पॉन्ज सॉलिड है, तो वाटर कहाँ में डिफ्यूज़ हो रहा है, सॉलिड में हो रहा है, सॉलिड डिफ्यूज़ नहीं हो रहा है। क्लियर, समझे क्या। तो डिफ्यूजन सिर्फ गैसेस और लिक्विड का पॉसिबल है, नॉट ऑफ सॉलिड। यहाँ पे बोला क्या है, डिफ्यूजन इन सॉलिड होगा रैदर देन ऑफ सॉलिड। किसी को कन्फ्यूजन, क्लियर, ठीक है। तो सॉलिड चीज़ों का डिफ्यूजन नहीं होता। हाँ, सॉलिड्स में डिफ्यूजन होता है, जैसे कि एक स्पॉन्ज है, स्पॉन्ज पोरस है, उसको पानी में डुबाओ, पानी उसमें डिफ्यूज़ होकर आ जाएगा स्पॉन्ज में, तो सॉलिड में डिफ्यूजन होगा, बट सॉलिड का डिफ्यूजन नहीं होगा। आगे देखते हैं, डिफ्यूजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्लांट सिंस इट इज़ ओनली मीन फॉर गैशियस मूवमेंट विद इन अ प्लांट बॉडी। एनाटॉमी ऑफ प्लांट में हम लेंटिसिल्स के बारे में पढ़े थे। लेंटिसिल्स से गैशियस एक्सचेंज होता है, प्लांट का जो स्टेम है वो रेस्पिरेशन के लिए एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता है लेंटिसिल्स से, और CO2 रिलीज़ करता है। तो गैशियस एक्सचेंज के लिए डिफ्यूजन ही है प्लांट में, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। देन रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट मतलब क्या, स्पीड, इज अफेक्टेड बाय ग्रेडियंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तो अब ग्रेडियंट का मीनिंग लिख लीजिएगा, ग्रेडियंट यानी डिफरेंस, कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। पर देन दूसरा, परमेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन सेपरेटिंग देम, मतलब जो चीज़ों को मेम्ब्रेन सेपरेट कर रही है, और मेम्ब्रेन के अक्रॉस अगर डिफ्यूजन हो रहा है तो मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी काफ़ी मैटर करती है डिफ्यूजन के लिए। लार्ज साइज के पार्टिकल अगर है और मेम्ब्रेन उसके लिए परमेबल नहीं है, तो वो चीज़ें मेम्ब्रेन से डिफ्यूज़ नहीं हो पाएंगे। एंड नेक्स्ट, टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये फैक्टर भी डिफ्यूजन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब दिस फैक्टर्स कैन अफेक्ट डिफ्यूजन और रेट ऑफ डिफ्यूजन, स्पीड ऑफ डिफ्यूजन। रेट यानी क्या ध्यान में रखना है, स्पीड। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन में भी अफेक्टेड बाय ग्रेडियंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन का जो डिफरेंस है उस पर डिपेंड रहेगा। परमेबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन पे रेट अफेक्ट हो सकता है। देन टेम्परेचर एंड प्रेशर भी डिफ्यूजन को क्या कर सकता है, डिफ्यूजन के रेट को अफेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे भी डिफ्यूजन में क्या क्या ध्यान में रखना है आपको, पहला कि पैसिव प्रोसेस है, देन देयर इज़ नो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। दूसरा, ये स्लो प्रोसेस है, शॉर्ट डिस्टेंस पे होगा, ठीक है। और डिफ्यूजन मेनली किसका होता है, लिक्विड एंड गैसेस का, नॉट ऑफ सॉलिड। सॉलिड डिफ्यूज़ नहीं होते। देन लास्ट वाला जो लाइन है वो भी याद रखना है कि डिफ्यूजन का रेट कैसे कैसे अफेक्ट होगा। तो
gradient of concentration, gradient and a difference, then permeability of the membrane separating them, temperature and pressure. चलो नेक्स्ट टॉपिक अभी देखते हैं, फैसिलिटेड डिफ्यूजन. तो एज पॉइंटेड अर्लियर, ग्रेडियंट मस्ट ऑलरेडी प्रेजेंट फॉर डिफ्यूजन, है ना. डिफरेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ये ऑलरेडी प्रेजेंट रहना चाहिए. रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड ऑन साइज ऑफ सब्सटेंस. स्मॉलर साइज के सब्सटेंस फास्टर डिफ्यूज होंगे. इंटर्न्स के लिए ध्यान में रखना है, आपको लाइन टू लाइन एमसीक्यू आ सकता है कि स्मॉलर साइज के सब्सटेंसेस फास्टर डिफ्यूज होंगे. देन डिफ्यूजन ऑफ एनी सब्सटेंस अक्रॉस मेम्ब्रेन डिपेंड ऑन सोल्युबिलिटी इन लिपिड. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है कि अगर मेम्ब्रेन के अक्रॉस डिफ्यूजन होना है तो वो लिपिड में सोल्युबिलिटी पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंड रहेगा. क्योंकि मुझे बताओ, जो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेल की, वो बनी रहती है फॉस्फोलिपिड बायलेयर से. फॉस्फोलिपिड बायलेयर से क्या बनी रहती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अब अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोई चीज़ डिफ्यूज़ हो रही है तो वो लिपिड सोल्यूबल होंगी तो ज़्यादा इजीली मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाएंगी. अगर वो वाटर सोल्यूबल होंगी तो वाटर सोल्यूबल चीज़ें लिपिड से पास नहीं होती, क्योंकि लिपिड्स आर हाइड्रोफोबिक. ठीक है, तो वही बोला है आपके. देखो, लिपिड में सोल्यूबिलिटी क्यों ज़रूरी है? तो मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ मेम्ब्रेन कौन है? लिपिड है. नाउ सब्सटेंस सोल्यूबल इन लिपिड डिफ्यूज थ्रू द मेम्ब्रेन फास्टर. याद रखेंगे, है ना. जो सब्सटेंसेस लिपिड सोल्यूबल हो फास्टर डिफ्यूज होंगे देन वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस. तो सब्सटेंसेस दैट हैव हाइड्रोफिलिक मॉइटी. मॉइटी मतलब पार्ट और ग्रुप. हाइड्रोफिलिक मतलब क्या? जिसमें जो वाटर सोल्यूबल है, जिसको वाटर लविंग. फिलिक का मतलब क्या होता है वैसे? लविंग. हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग, वाटर सोल्यूबल. तो वाटर सोल्यूबल मॉइटी या वाटर सोल्यूबल पार्ट जिस सब्सटेंस को अटैच है, फाइंड इट डिफ़िकल्टी टू पास थ्रू द मेम्ब्रेन. मतलब जो सब्सटेंस में वाटर सोल्यूबल मॉइटी या वाटर सोल्यूबल पार्ट अटैच है, हाइड्रोफोबिक मॉइटी अटैच है, उसको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है मेम्ब्रेन के थ्रू पास होने के लिए. देयर मोमेंट टू बी फैसिलिटेड. फिर उनके लिए जो उनका जो मोमेंट है अक्रॉस द मेम्ब्रेन वो फैसिलिटेड होना चाहिए. फैसिलिटेड मतलब कि मान लो वो वहाँ से नहीं जा पा रहा है तो उसके लिए हमको डोर्स बना के देने पड़ेंगे, कि दूसरा कोई गेट बना के तो मेम्ब्रेन में जिससे वो चला जाए. तो बहुत बार मेम्ब्रेन में कुछ ट्रांसपोर्ट चैनल है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होते हैं इनके लिए, और उन प्रोटीन के थ्रू ये चीज़ें क्या होती है ईजिली. तो फैसिलिटेड डिफ्यूजन में कुछ फैसिलिटी यानी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं जिसके अक्रॉस चीज़ें क्या होंगी? मूव होंगी. नो मेम्ब्रेन प्रोटीन. तो मेम्ब्रेन प्रोटीन प्रोवाइड अ साइट फॉर सच मॉलिक्यूल टू क्रॉस द मेम्ब्रेन. कौन से मॉलिक्यूल मेम्ब्रेन प्रोटीन से पास होंगे? तो जो हाइड्रोफिलिक है, जो वाटर सोल्यूबल है, लिपिड सोल्यूबल जो सब्सटेंस नहीं है, ऐसे सब्सटेंस मेम्ब्रेन प्रोटीन के थ्रू पास होते हैं. तो दे मेम्ब्रेन प्रोटीन एक्ट एज अ साइट और डोर, है ना, at which molecule cross the membrane. They do not set up a concentration gradient. और एक चीज़, मतलब इन मेम्ब्रेन प्रोटीन की वजह से कॉन्सेंट्रेशन का ग्रेडियंट डिफरेंस नहीं बनता है. कॉन्सेंट्रेशन का ग्रेडियंट इस डिफ्यूजन के लिए भी ऑलरेडी चाहिए. मतलब ऑलरेडी कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन होना चाहिए, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन. पहले से ऐसा कोई ये नहीं है कि पहले से डिफरेंस, मतलब पहले से ही डिफरेंस बना रहना चाहिए. ये प्रोटीन उसमें कोई रोल प्ले नहीं करते डिफरेंस क्रिएट करने के लिए. ठीक है, तो डू नॉट सेटअप कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब ये खुद वो कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस नहीं बनाने वाला. तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मस्ट बी ऑलरेडी प्रेजेंट फॉर मॉलिक्यूल टू डिफ्यूज इवन इफ फैसिलिटेड बाय प्रोटीन. मतलब भले ही प्रोटीन के थ्रू हो रहा है बट हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, तो मेम्ब्रेन की एक तरफ हायर कॉन्सेंट्रेशन, मेम्ब्रेन की दूसरी तरफ लो कॉन्सेंट्रेशन उस सब्सटेंस का ऑलरेडी रहना चाहिए. ये मेम्ब्रेन प्रोटीन उस कॉन्सेंट्रेशन को बनाने में कोई रोल प्ले नहीं करते. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फैसिलिटेड डिफ्यूजन. तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? फैसिलिटेड डिफ्यूजन. नाउ इन फैसिलिटेड डिफ्यूजन स्पेशल प्रोटीन हेल्प टू मूव सब्सटेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन. तो फैसिलिटेड डिफ्यूजन में कुछ स्पेशल प्रोटीन रहेंगे जो इस सब्सटेंस को अक्रॉस द मेम्ब्रेन में, मतलब मेम्ब्रेन के अक्रॉस पास करने के लिए हेल्प करेंगे, और ये भी विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एटीपी, है ना, क्योंकि फैसिलिटेड डिफ्यूजन है. डिफ्यूजन ये पैसिव प्रोसेस है. तो फैसिलिटेड डिफ्यूजन कैन नॉट कॉज नेट ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम लो टू हाई कॉन्सेंट्रेशन. मतलब फैसिलिटेड डिफ्यूजन में कभी भी चीज़ें लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन पास नहीं होंगी.
अगर ऐसे करना है तो उसके लिए फिर इनपुट ऑफ एनर्जी लगती है। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से लो टू हाई कॉन्सेंट्रेशन चीज़ें पास नहीं होती क्योंकि उसके लिए एनर्जी इनपुट लगता है, और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में कोई एनर्जी यूज़ नहीं होती। नाउ ट्रांसपोर्ट रेट रीचेस अ मैक्सिमम, हम बोलेंगे कि पूरा जो मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो ट्रांसपोर्ट का रेट है इस डिफ्यूजन का, ये मैक्सिमम होगा व्हेन ऑल ऑफ द ट्रांसपोर्टर आर बीइंग यूज, और इस कंडीशन को बोलते हैं सैचुरेशन। तो आपको एमसीक्यू आ सकता है इस पे, सैचुरेशन क्या है, मैक्सिमम रेट कब रहेगा ट्रांसपोर्ट का। तो ट्रांसपोर्ट का मैक्सिमम रेट हम तब बोलेंगे जब मान लो जितनी भी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, जितने भी ट्रांसपोर्ट चैनल है, सारे के सारे यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, तब हम बोलेंगे कि सैचुरेशन हुआ। ये जैसे रहता है ना डैम में, आप देखते हो डैम में डोअर्स रहते हैं, किसी डैम में 10 डोअर्स रहता है, 8 डोअर्स रहता है, तो उधर डैम में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ता है तो फिर एक एक डोर ओपन करते हैं, और फिर वो डैम से वाटर आगे रिवर में फ्लो होगा, उसका प्रेशर मतलब उसकी स्पीड, उसका रेट कितना है वो डिपेंड रहेगा कि डैम के कितने डोर खोले हैं। अगर डैम का एक डोर खुला है तो कम रहेंगी स्पीड बाहर आने वाले वाटर की, सारे डोर्स खोल दिए, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन था तो स्पीड ज़्यादा रहेंगी, है ना। तो ये वैसे ही आप है, मतलब सारे के सारे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन अगर यूज़ हो रहा है मॉलिक्यूल को पास करने के लिए अक्रॉस द मेम्ब्रेन, तब रेट जो है वो क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा, समझे। ओके, अब देखो यहाँ पे आगे भी देख रहे हैं, तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज़ वेरी स्पेसिफिक, ये भी आपको ध्यान में रखना है। वेरी स्पेसिफिक मतलब क्या, कि सिलेक्टेड सब्सटेंस का ही अपटेक होगा, ठीक है। इट अलाउ सेल टू सिलेक्ट सब्सटेंस फॉर अपटेक, मतलब सेल के अंदर कौन सी चीज़ें आएंगी कौन सी नहीं आएंगी, तो ये सेल को ही अलाउ करता है, तो ये सिलेक्टेड चीज़ों को ही सेल के अंदर आने देगा, है ना। इट इज़ सेंसिटिव टू इनहिबिटर, इनहिबिटर के लिए जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है वो सेंसिटिव है, विच रिएक्ट विथ स्पेसिफिक प्रोटीन साइड चेन। कभी कभी कुछ इनहिबिटर रहते हैं जो प्रोटीन, इस प्रोटीन के साइड चेन को बाइंड होंगे, और ये चैनल जो है प्रोटीन के, वो प्रोटीन के ट्रांसपोर्टर जो है वो इनहिबिट हो जाएंगे। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन उस इनहिबिटर केमिकल की वजह से क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। नाउ प्रोटीन फॉर्म अ चैनल, चैनल मतलब आप समझो कि डोअर्स इन द मेम्ब्रेन। ये प्रोटीन क्या बनाता है, एक तरह की चैनल बनाता है डोअर में, फॉर मॉलिक्यूल टू पास थ्रू, मतलब उस चैनल के थ्रू, प्रोटीन के थ्रू मॉलिक्यूल क्या होंगे, पास होंगे। पर्टिकुलरली कौन से मॉलिक्यूल पास होंगे, एक तो लार्ज साइज़ के रहेंगे, दूसरा लिपिड इंसोल्यूबल रहेंगे और वाटर सोल्यूबल रहेंगे। सम चैनल आर ऑलवेज ओपन, कुछ चैनल होते हैं ओपन होते हैं, अदर कैन बी कंट्रोल, कुछ चैनल जो है वो कंट्रोल होते हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू नीड वो ओपन होंगे। सम आर लार्ज अलाउिंग अ वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल टू क्रॉस, कुछ लार्ज साइज के चैनल रहते हैं तो वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल उनके पास डायरेक्टली उनके आर पार चले जाते हैं। देन पोरिन, पोरिन आर द प्रोटीन फॉर्म अ लार्ज पोअर्स, पोअर्स मतलब आप ध्यान में रखो दैट इज होल्स। तो इन द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ प्लास्टिड माइटोकॉन्ड्रिया एंड सम बैक्टीरिया, ये ऐसे पोरिन प्रेजेंट रहता है। पोरिन कहाँ प्रेजेंट रहता है आपको पूछा तो प्लास्टिड, प्लास्टिड पता है सबको। प्लास्टिड के एग्जांपल्स है क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। तो प्लास्टिड की आउटर मेम्ब्रेन, जैसे प्लास्टिड में 2 मेम्ब्रेन रहती है, इनर एंड आउटर, माइटोकॉन्ड्रिया में 2 मेम्ब्रेन रहती है, इनर एंड आउटर। तो इनके आउटर मेम्ब्रेन में पोरिन करके प्रोटीन्स रहते हैं, चैनल रहता है, और इवन बैक्टीरिया के मेम्ब्रेन में, अलाउिंग मॉलिक्यूल अप टू अ साइज ऑफ स्मॉल प्रोटीन टू पास थ्रू, मतलब इन पोरिन से स्मॉल साइज के प्रोटीन जितने साइज वाले सब्सटेंसेस क्या हो सकते हैं, पास हो सकते हैं, ठीक है। अलाउिंग मॉलिक्यूल, कौन से मॉलिक्यूल पास होंगे, अप टू साइज ऑफ स्मॉल प्रोटीन, मतलब स्मॉल प्रोटीन के साइज जितने मॉलिक्यूल इन पोरिन से पास हो सकते हैं। अब यहाँ पे ऊपर जो डायग्राम दी है इसमें देखो, आउटर साइड ऑफ मेम्ब्रेन सेल आपको दिखाई है, मेम्ब्रेन है, फॉस्फोलिपिड बायलेयर, और वो पिंक वाला जो है एक प्रोटीन है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है। तो वहाँ पे ब्लू वाले जो मॉलिक्यूल है वो उस प्रोटीन को अटैच होता है, फिर वो प्रोटीन फ्लिप होके अंदर की तरफ चले जाता है। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन क्या हो रहा है, यहाँ पे फ्लिप हो रहा है, और फ्लिप होके फिर वो ब्लू कलर के जो ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल थे वो इनर साइड चले गए सेल के। देखो यहाँ पे थ्योरी में जो बोला है वो बोर्ड पे दिया है। फिगर
1 shows an extracellular molecule bind to transport protein. एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल कौन सा है यहाँ पे? ब्लू कलर का जो दिख रहा है वो एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल है, पिंक कलर का है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। तो पहले वाले डायग्राम में देख रहे हो जो एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल है ब्लू कलर का वो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन को क्या हुआ है? बाइंड हुआ है। देन द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन रोटेट। सेकंड डायग्राम में आप देख रहे हो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन क्या हो गया? रोटेट हो गया, मतलब बाहर की तरफ से वो अंदर की तरफ रोटेट हो गया। तो उसने वो जो मॉलिक्यूल था वो रिलीज किया है कहाँ पे? इनसाइड द सेल। तो वाटर चैनल इसका एग्जांपल है। वाटर चैनल आर मेड अप ऑफ 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्वापोरिन। तो आपको ध्यान में रखना है वाटर चैनल कितने टाइप के हैं? 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्वापोरिन। नंबर याद रखना है, वाटर चैनल को हम एक्वापोरिन बोलते हैं। और कितने एक्वापोरिन रहेंगे? ऐसे 8 डिफरेंट टाइप के एक्वापोरिन रहेंगे। तो डायग्राम समझ में आई? देखो आउटर साइड के सेल में जो ब्लू कलर के मॉलिक्यूल है उसको बोला एक्स्ट्रा सेलुलर मॉलिक्यूल। मेम्ब्रेन में जो पिंक कलर का है वो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है। तो आउटर साइड के एक्स्ट्रा सेलुलर मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के को जाके बाउंड हुआ है। देन दैट ट्रांसपोर्ट प्रोटीन ये रोटेट हुआ और आउटर साइड का जो एक्स्ट्रा सेलुलर मॉलिक्यूल है वो कहाँ चले गया? रोटेट होने के बाद इनर साइड ऑफ द सेल। तो इसको बोलेंगे फैसिलिटेड डिफ्यूजन। तो ये फैसिलिटेड डिफ्यूजन की आपको डायग्राम दी है, अच्छा समझ लीजिएगा। डायग्राम को देख के रखना, एंट्रेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अभी नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं हम पैसिव ट्रांसपोर्ट की। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट हमको देखना है। सम कैरियर और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन और प्रोटीन चैनल आप बोल सकते हो अलाउ डिफ्यूजन ओनली इफ 2 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल मूव टुगेदर। मतलब कुछ चैनल ऐसे होते हैं कि उनके अक्रॉस जो मॉलिक्यूल की मूवमेंट तब होंगी जब 2 मॉलिक्यूल साथ मूव होंगे। तो इन केस ऑफ सिम्पोर्ट बोथ द मॉलिक्यूल क्रॉस द मेम्ब्रेन इन सेम डायरेक्शन। तो सिम्पोर्ट की डायग्राम देख रहे हो यहाँ पे ए एंड बी, ये 2 मॉलिक्यूल है। दोनों मॉलिक्यूल ये ब्लू कलर के ट्रांसपोर्ट प्रोटीन से एट ए टाइम मूव हो रहे हैं सेम डायरेक्शन में। तो उसको बोलेंगे सिम्पोर्ट। मतलब दोनों मॉलिक्यूल साथ में एक ही डायरेक्शन मूव हो रहा है अक्रॉस द मेम्ब्रेन थ्रू द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, देन इट इज कॉल्ड एज सिम्पोर्ट। इन केस ऑफ एंटीपोर्ट दे मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। मतलब एंटीपोर्ट में क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल सेल के अंदर से बाहर जाएगा तो दूसरा मॉलिक्यूल बाहर से अंदर आएगा। ठीक है, पिंक वाला जो है मेम्ब्रेन है और ये जो आपको ऑरेंज कलर का दिख रहा है वो क्या है? ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। तो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के थ्रू 2 मॉलिक्यूल मूव हो रहे हैं बट इन अपोजिट डायरेक्शन। एक मॉलिक्यूल उसी समय अंदर आएगा तो दूसरा मॉलिक्यूल उस समय बाहर जाएगा। बट ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है तो इसमें कोई एटीपी या कोई एनर्जी यूज़ नहीं होंगी, याद रखेंगे। तो मॉलिक्यूल मूव अक्रॉस अ मेम्ब्रेन इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। तो कुछ जगह पर ऐसा होगा कि मॉलिक्यूल जो है एक दूसरे के इंडिपेंडेंट मूव होंगे तो उसको बोलेंगे यूनिपोर्ट। ठीक, पैसिव ट्रांसपोर्ट का यूनिपोर्ट का डायग्राम यहाँ पे दिया है, दिख रहा है। ब्राउन कलर का जो प्रोटीन है वो कैरियर प्रोटीन है या ट्रांसपोर्ट प्रोटीन आप बोल सकते हो। तो कैरियर प्रोटीन, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, ट्रांसपोर्ट चैनल बोलो। तो यूनिपोर्ट में आप देख रहे हो कि सिंगल मॉलिक्यूल मूव हो रहा है, उसको किसी दूसरे मॉलिक्यूल की ज़रूरत नहीं है अक्रॉस द मेम्ब्रेन मूव होने के लिए। वो सिंगल मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंटली क्या हो सकता है? मूव होता है। बट ये सारा जो मूवमेंट है वो हमेशा हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन ही रहेगा क्योंकि ये डिफ्यूजन है, फैसिलिटेड डिफ्यूजन है, पैसिव ट्रांसपोर्ट है और इसके लिए कोई एनर्जी यूटिलाइज नहीं होंगी, कोई एटीपी यूटिलाइज नहीं होगा। तो ए बी कोई भी मॉलिक्यूल हो वो कौन से भी साइड से कहीं भी मूव हो रहा हो बट ये मोमेंट हमेशा हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन ही होगा। अभी नेक्स्ट टॉपिक देखना हमको एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूजेस एनर्जी टू ट्रांसपोर्ट एंड पंप मॉलिक्यूल अगेन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अब अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट यानी क्या? तो लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। ग्रेडियंट मतलब डिफरेंस। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए एनर्जी लगेंगी और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में चीज़ें कैसे ट्रांसपोर्ट होंगी? तो फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट is carried out by specific membrane protein. Hence different protein in the membrane play major role in both active and passive transport. दोनों के लिए, पैसिव ट्रांसपोर्ट के लिए और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए मेम्ब्रेन प्रोटीन की ज़रूरत होती है। देन पम्प्स आर द प्रोटीन एंड यूज एनर्जी टू कैरी आउट सब्सटेंसेस अक्रॉस द मेम्ब्रेन। मतलब ये प्रोटीन जो है सब्सटेंसेस को अक्रॉस द मेम्ब्रेन कैरी ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या यूज़ करेंगे? एनर्जी यूज़ करेंगे, एटीपी यूज़ करेंगे। ठीक है, एंड
पम्प कैन ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन, है ना, मैंने पहले ही लिखा था अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट यानी क्या, लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन चीज़ें ट्रांसपोर्ट होंगी। अब जब चीज़ें लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन ट्रांसपोर्ट होती है तो उस कॉन्सेंट्रेशन को अपहिल ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। एंट्रेंस के लिए याद रखेंगे, नीट के लिए एमसीक्यू बनेगा अपहिल ट्रांसपोर्ट। अपहिल ट्रांसपोर्ट मतलब लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन, या उसके लिए और एक वर्ड है दैट इज अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ट्रांसपोर्ट रेट रीचेज द मैक्सिमम व्हेन ऑल द ट्रांसपोर्टर आर बीइंग यूज। मैंने आपको पहले ही डैम का एग्जांपल बता के आपको समझाया है कि रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट मतलब स्पीड ऑफ ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम कब रहेंगी, जब सारे ट्रांसपोर्टर प्रोटीन जो है यूज़ होंगे। मतलब सारे ट्रांसपोर्टर प्रोटीन से बहुत सारे मॉलिक्यूल पास हो रहे हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन एट अ टाइम, सारे के सारे ट्रांसपोर्टर प्रोटीन यूज़ हो चुके हैं, सैचुरेट हो चुके हैं, तब हम बोलेंगे कि रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो हाई है। देन ये भी प्रोटीन जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के वो इनहिबिटर के लिए सेंसिटिव है, दे रिएक्ट विद प्रोटीन साइड चेन एंड इनएक्टिवेट देम। ठीक है, अच्छा एक हाँ, लाइक एंजाइम प्रोटीन कैरियर प्रोटीन और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन आर वेरी स्पेसिफिक। ठीक है, तो ये जो प्रोटीन ट्रांसपोर्टर है या कैरियर प्रोटीन है ये भी काफ़ी स्पेसिफिक है। ठीक है, इन व्हाट इट कैरीज अक्रॉस द मेम्ब्रेन, जैसे सोडियम चैनल है या सोडियम ट्रांसपोर्टर है, तो सोडियम ट्रांसपोर्टर मेम्ब्रेन के अक्रॉस सिर्फ सोडियम आयन को ही पास कराएगा। पोटेशियम ट्रांसपोर्टर है तो पोटेशियम ट्रांसपोर्टर मेम्ब्रेन के अक्रॉस सिर्फ पोटेशियम आयन को ही पास करेगा। समझ रहे हो आप? तो ये अपने प्रोसेस में काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिक है। नाउ प्रोटीन आर सेंसिटिव टू इनहिबिटर, ठीक है, दैट रिएक्ट विद प्रोटीन साइड चेन, मतलब केमिकल रहेंगे कुछ, वो केमिकल प्रोटीन साइड चेन के साथ रिएक्ट होकर उसको इनहिबिट कर सकते हैं। ना अभी हमको देखना है कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट ट्रांसपोर्ट प्रोसेसेस। तो टेबल में नीचे आपको डिफरेंट ट्रांसपोर्ट प्रोसेस दिया है। नाउ प्रोटीन इन अ मेम्ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर फैसिलिटेड डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, हेंस शो द कॉमन कैरेक्टर बीइंग हाईली सिलेक्टिव। मतलब पैसिव ट्रांसपोर्ट के प्रोटीन रहे या एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए प्रोटीन चैनल रहे, तो वो काफ़ी सिलेक्टिव रहेंगे, मतलब सिलेक्टेड चीज़ों को ही पास करेंगे। दे आर लेबल टू सैचुरेट, लेबल मतलब वो सैचुरेट हो सकते हैं कि सारे ट्रांसपोर्टर एक साथ यूज़ हो गए तो हम क्या बोलेंगे उसको, दे आर सैचुरेट। रिस्पॉन्स टू इनहिबिटर, ये कॉमन कैरेक्टर हम देख रहे हैं, ये जो अभी मैं पढ़ रहा हूँ डिफरेंसेस नहीं है। एक्टिव एंड मतलब डिफ्यूजन बोलो या पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलो, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट की जो प्रोटीन है वो कुछ कॉमन कैरेक्टर शो करता है, जैसे कि सारे प्रोटीन उनके सिलेक्टिव रहेंगे, लेबल टू सैचुरेट रहेंगे। रिस्पॉन्स टू इनहिबिटर मतलब पैसिव ट्रांसपोर्ट का जो प्रोटीन है, फैसिलिटेड डिफ्यूजन का जो प्रोटीन है वो भी इनहिबिटर से इनहिबिट हो जाएगा, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट का जो प्रोटीन है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, वो भी इनहिबिट होगा। देन दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोनल रेगुलेशन। हाँ, जैसे कि इंसुलिन की बात करें, आपको पता है इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करवाता है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। तो एक ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर रहता है, हमने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा, GLUT4, GLUT4, GLUT4 ये मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर रहता है ग्लूकोज के लिए। जो ब्लड ग्लूकोज या टिश्यू फ्लूइड में जो ग्लूकोज रहता है वो मेम्ब्रेन से सेल के अंदर भेजने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो उस मेम्ब्रेन की जो ट्रांसपोर्टर है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, GLUT4 ट्रांसपोर्टर, उसको ऑन करने के लिए इंसुलिन हार्मोन की ज़रूरत रहती है। तो बहुत बार ये ट्रांसपोर्टर इंसुलिन से भी रेगुलेट होते हैं। तो ये हो गए कॉमन कैरेक्टर मतलब सिमिलर कैरेक्टर, समझे? तो सिमिलर कैरेक्टर कौन से याद रहेंगे? फैसिलिटेड डिफ्यूजन के प्रोटीन के और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के प्रोटीन के, कि बोथ ट्रांसपोर्टर प्रोटीन आर सिलेक्टिव, लेबल टू सैचुरेट, रिस्पॉन्स टू इनहिबिटर एंड अंडर हार्मोनल रेगुलेशन। अब बट डिफ्यूजन whether facilitated or not takes place only along the gradient and do not use energy. but active transport और diffusion में क्या डिफरेंस है? तो डिफ्यूजन एक तो फैसिलेटेड रहे या सिंपल डिफ्यूजन रहे, फैसिलेटेड रहे या सिंपल डिफ्यूजन रहे, वो अलॉन्ग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ही होगा। अलॉन्ग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, अलॉन्ग द ग्रेडियंट मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन,
और अगेंस्ट बोला तो उल्टा, लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन, और उसके लिए कोई एनर्जी यूज़ नहीं हो। तो फैसिलिटेड डिफ्यूजन रहे, सिंपल डिफ्यूजन रहे, वो पैसिव ट्रांसपोर्ट है, अलॉन्ग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होगा हाई टू लो एंड नॉट यूज़ एनर्जी। अभी टेबल में देखिए प्रॉपर्टीज़ डिफरेंसेस क्या है। रिक्वायर स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन, तो सिंपल डिफ्यूजन के लिए नहीं लगता, फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट के लिए लगता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए स्पेशल प्रोटीन लगता है। हाईली सिलेक्टिव, तो सिंपल डिफ्यूजन हाईली सिलेक्टिव नहीं है, फैसिलिटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट हाईली सिलेक्टिव है। ट्रांसपोर्ट सैचुरेट, तो सिंपल डिफ्यूजन में कहीं सैचुरेशन नहीं आता, बट फैसिलिटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में सैचुरेशन आता है, क्योंकि उसके सारे के सारे ट्रांसपोर्ट चैनल और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन और कैरियर प्रोटीन सारे के सारे यूज़ हो जाएंगे, तब हम बोलेंगे कि वो सैचुरेट हो गया। अपहिल ट्रांसपोर्ट, अपहिल ट्रांसपोर्ट मतलब क्या होता है, लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो सिंपल डिफ्यूजन में नहीं होता है अपहिल ट्रांसपोर्ट, वो हाई टू लो ही होगा। फैसिलिटेड डिफ्यूजन में भी अपहिल ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, हाई टू लो ही होगा। अपहिल ट्रांसपोर्ट कहाँ होगा, सिर्फ एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। यहाँ पे लिखा है ना आपको इस पैराग्राफ में, अपहिल ट्रांसपोर्ट दिख रहा है। तो अपहिल ट्रांसपोर्ट दैट इज लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन, ये सिर्फ किस में रहेगा, एक्टिव में। एंड रिक्वायर्ड एनर्जी, तो सिंपल डिफ्यूजन फैसिलिटेड डिफ्यूजन में कोई एनर्जी नहीं लगेगी, सिर्फ एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए एनर्जी लगेगी। और कौन से फॉर्म में एनर्जी यूज़ होगी, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो आज हम यहाँ तक टॉपिक कंप्लीट करते हैं, बाकी हम कल